एंड इसकी आप कंडीशन देखो, आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं हर मोटरसाइकिल का मैग्नेट मेजर सर्विस पर चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। एज यू कैन सी इसकी जो टिप है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। इस साइड इतना नहीं है क्योंकि इस साइड से सारा जो फ्लो है वो होता है, बट इस साइड की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। इट इज़ जस्ट कि इंजेक्टर की जो बाहर की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। एंड हियर वी आर, जो ब्रेक फ्लूइड है वो बिल्कुल काला हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें इंजन ऑयल डाल रखा हो। हाय एवरीवन, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है एक यामाहा R15 वर्जन 3 जिसकी हमें करनी है मेजर सर्विसिंग, प्लस में इस मोटरसाइकिल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हमें फिक्स करना है। तो ये वाली जो वीडियो है ये एक इन डेप्थ गाइड होने वाली है कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें, टेस्ट राइड करके, इंस्पेक्शन करके, उसके बाद में कैसे उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करा जाता है। प्लस में जब R15 जैसी मोटरसाइकिल की हम मेजर सर्विसिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या जॉब्स हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी रहती हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करनी है या नहीं, फ्यूल टैंक की क्लीनिंग करनी है या नहीं, फ्यूल पंप की क्लीनिंग करनी है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करी जाए इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल की तो ये चली हुई है 30,000 किलोमीटर्स। 30,000 किलोमीटर्स के पीरियड में इसमें सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस करी गई है, मतलब इसका ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, एयर फिल्टर चेंज कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया। एंड उसके अलावा इसमें ब्रेक पैड चेंज हुए, पीछे का टायर चेंज हुआ है, चैन स्प्रॉकेट चेंज हुआ है। लेकिन जो चीज़ें बच गई जैसे कि स्पार्क प्लग हो गया, कूलेंट लेवल चेक करना हो गया, एंड थोड़ी देर पहले जो मैंने चीज़ें बताई उनको कभी किसी ने टच भी नहीं करा है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जॉब्स हम इस वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये होने वाला है कि अगर लेट्स से आप मैकेनिक नहीं है, आप DIY भी नहीं है, मतलब आप खुद अपनी बाइक पर काम नहीं करते हैं, तो फिर आप ये वीडियो क्यों देखें, उसी का जवाब देने वाला हूं। ये वीडियो आप इसलिए देखें क्योंकि जब आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे इस मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने, मेजर सर्विसिंग कराने, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या करवाना है। अगर कोई चीज़ आपका मैकेनिक मिस आउट करता है तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई देखो आपने ये चीज़ परफॉर्म नहीं करी है जो कि मेरे ख्याल से आपको करनी चाहिए थी। तो इसलिए आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि बाइक में क्या क्या काम होता है। और अगर आप मैकेनिक हैं या DIYer हैं मेरे जैसे जो कि अपनी मोटरसाइकिल्स पर खुद काम करना पसंद करते हैं, देन दिस वीडियो इज ए ट्रीट फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि होने वाली है वॉशिंग। तो सबसे पहले पूरी मोटरसाइकिल को रिंस करा जा रहा है जिससे कि जो भी बड़े बड़े डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाइक से रिमूव करे जा सकें। एंड रिंसिंग के टाइम पे एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, बिकॉज ये मोटरसाइकिल लिक्विड कूल्ड है तो इसमें फ्रंट में एक रेडिएटर आपको देखने को मिलेगा। एंड उसको वॉश करते टाइम आपका जो भी प्रेशर वॉशर या वॉशिंग इक्विपमेंट है, आप मेक श्योर करें कि वो पॉइंटी ना हो। आपको जो स्प्रे है, स्प्रे पैटर्न है, उसको वाइड रखना है ताकि रेडिएटर के जो फिन्स हैं वो डैमेज ना हो और अच्छे से क्लीन भी हो जाएं। उसके बाद में एज ए नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं इसकी चैन क्लीनिंग, जिसके लिए सबसे पहले हमें नीचे की साइड की जो काउल है फेरिंग की उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रंट स्प्रॉकेट कवर को रिमूव करके, मैं इस केस में डीजल यूज़ कर रहा हूँ, आप या तो केरोसिन यूज़ कर सकते हैं या फिर चैन क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। एंड जो चैन है उसको ब्रश वगैरह की हेल्प से अच्छे से स्प्रोकेट के साइड का एरिया एंड इन सारी चीज़ों को क्लीन कर लेना है। उसके बाद में जो एक्सेसिव डीजल है एंड जो कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए जो प्रेशर वॉशर है उसकी स्ट्रीम को मैं वाइड पर रख के इनके ऊपर प्रेशर वॉशर से पानी डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, वो ये कि प्रेशर वॉशर का जो स्ट्रीम है वो आपको वाइड पर रखना है। पॉइंटेड स्ट्रीम अगर आप डायरेक्टली चैन पर अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ये ओरिंग चैन है इसके डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। चैन क्लीनिंग के बाद में जनरली जो सोप एप्लीकेशन है वो करी जा रही है एंड उसके बाद में जो मोटरसाइकिल है उसको पूरा अच्छे से वॉश करा गया है। एंड उसके बाद में पूरी जो मोटरसाइकिल है उसको ड्राई आउट करा जा चुका है। एंड इस बाइक को सुखाने के लिए मैंने यूज़ करा है एक लीफ ब्लोअर। ऑल्दो आप चाहें तो एक कपड़े से भी काम चला सकते हैं, बट इनमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर हाथ जा नहीं पाता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी हैंडी रहता है। प्लस में चैन को सुखाने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करने की। बट उससे पहले मुझे पता है कि इस मैन स्टैंड के बारे में बहुत से लोग पूछने वाले हैं, तो ये मैंने खरीदा था यामाहा के सर्विस सेंटर से। ये मैन स्टैंड जो है यामाहा ने बेसिकली क्या करा है, R15 वर्जन 1 से लेकर के अभी तक जितनी भी जनरेशन आई हैं उनमें काम करना आसान हो सके उसके लिए चैसी के नीचे दो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं जिनमें आप मैन स्टैंड को लगा सकते हैं टेम्परेरीली।
हालांकि R15 वर्जन 2 2014 से पहले तक जो बाइक्स आती थी उनमें आप परमानेंटली भी मैन स्टैंड को लगा सकते हैं। उनमें स्प्रिंग को लगाने के लिए एक पोर्शन आता था जो कि 2014 के बाद में यामाहा ने देना बंद कर दिया। तो अब वाली जितनी भी बाइक्स हैं उनमें आप ये मैन स्टैंड लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्परेरीली, मतलब बाइक वॉश कर ली, चैन स्प्रे चैन क्लीनर यूज़ कर लिया एंड उसके अलावा छोटे मोटे टास्क वगैरह परफॉर्म कर लिए, उनके लिए सही है। लेकिन इसको लगा करके आप चला नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता। इसकी प्राइसिंग के हिसाब से ये बहुत सही चीज़ है। यामाहा के सर्विस सेंटर पर जाकर आप उनको बोलिए कि मैन स्टैंड आता है R15 का सर्विसिंग वगैरह करने के लिए, तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे। 400 से लेकर के 500, 600, 700 जो भी उनकी प्राइसिंग रहेगी। अब मेरे को तो इसको लिए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो इसलिए मैं प्राइसिंग तो कंफर्म नहीं बता सकता, बट हाँ ये मिलता ज़रूर है। और पैडॉक स्टैंड से ये बहुत सस्ता है। एक अच्छा पैडॉक स्टैंड मेरे ख्याल से 1800, 2000 रुपये से चालू होता है। तो उसके मुकाबले इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के लिए आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चीपर एंड बेटर ऑप्शन है। एंड विद दैट बीइंग सेड, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होने वाला है हमारी चैन ल्यूबिंग। यहाँ पर मैं यामाहा का ऑन रोड चैन ल्यूब यूज़ करने वाला हूँ। हालांकि मोतुल का जो चैन ल्यूब आता है वो भी काफ़ी अच्छा है इन ओरिंग चैन्स के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में मैं जितने भी टूल्स एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाला हूँ उन सबके लिंक अगर आपको ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करी जाए चैन ल्यूबिंग की, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि टायर के पीछे एक कार्डबोर्ड यूज़ करें, जिससे होगा ये कि जो भी चैन ल्यूब आप अप्लाई करेंगे उसका जो भी रेजिड्यू है वो आपके कार्डबोर्ड पर लगेगा, ना कि आपके टायर पर, रिम पर। तो ये गंदे नहीं होंगे, आपको क्लीनिंग कम करनी पड़ेगी एंड आपकी जो ओवरऑल जो प्रोसेस है ल्यूबिंग की वो स्मूथली जाएगी। प्लस में एक टिप और रहेगी, वो ये है कि इंजन को स्टार्ट ना करें, वो डेंजरस रहता है। अपने हाथ से टायर को रोटेट करके चैन को मूव करिए एंड चैन की जो ल्यूबिंग है वो करिए। एंड ये जो स्टेप है ये अभी इसलिए करा गया है क्योंकि नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो होने वाला है टेस्ट राइड। एंड उसमें हम ड्राई चैन नहीं चलाना चाहेंगे बिकॉज वो डैमेज हो जाएगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी 10-15 मिनट के लिए जो चैन ल्यूब है उसको अपना काम करने देते हैं एंड उसके बाद में चलते हैं टेस्ट राइड के लिए। ऑलराइट, सो हियर वी आर। अब सबसे पहले टेस्ट राइड में हम देखेंगे कि बाइक बिहेव कैसे कर रही है, इंजन की साउंड कैसी है, ओवरऑल बाइक में कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, गियर शिफ्टिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, ओवरऑल बाइक की हैंडलिंग कैसी है। कुछ भी हमें अनइवन लगे, अननेचुरल लगे, उन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। प्लस में कस्टमर ने भी हमें कुछ चीज़ें एज ए फीडबैक दी हैं जिनको हमें वेरीफाई करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है तो किस चीज़ की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले एक अच्छी सड़क लेनी है, उस पर ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद में बची हुई टेस्टिंग करनी है ख़राब रास्तों पर, बिकॉज यही वो रास्ते हैं जो कि एक मोटरसाइकिल को ओवरऑल टेस्ट करते हैं। एंड टेस्ट राइड क्यों ज़रूरी है उसका एक प्राइम एग्जांपल अभी हमारे सामने है। इस बाइक में, ये बाइक मेरे पास आई, मैंने इसको थोड़ा बहुत गराज में आगे पीछे करके देखा था, नो इश्यूज़। अभी इसकी ABS लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये भी एक चीज़ है जिसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो खैर मेरी जो टेस्टिंग है वो अभी चल रही है, मैं इस बाइक को प्रॉपर्ली टेस्ट करता हूँ एंड मैं आपसे मिलता हूँ गराज में। ऑलराइट, सो बात करते हैं मेरे ऑब्जर्वेशंस की। तो पहली चीज़ जो कि मैंने नोटिस करी वो थी ABS वाली लाइट, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया था। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो रहने वाला है, जब भी ये बाइक खड्डे वगैरह में जाती है या थोड़ा सा भी रोड में अंडुलेशन आता है तो इसके स्टेयरिंग में हल्का सा जर्क फील होता है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें यहाँ पर एक नट आता है वो लूज़ हो रखा है एंड उसकी वजह से ये जर्क आ रहा है। तो इसको लूज़ करके उसको टाइट कर देंगे एंड वी विल बी गुड टू गो। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन हुआ है वो ये बेसिक चीज़ें हैं, ब्रेक लीवर बेंट है, चेंज करना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर द क्लच लीवर, ये भी बेंड हो रखा है तो इसको भी रिप्लेस करना है। उसके अलावा अब आते हैं फ्रंट की तरफ, तो यहाँ से बहुत सारे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ये बैड टेपिंग है उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा सा प्राइवेसी प्रोटेक्शन करना था, दैट्स वाई। तो इसकी जो विंडशील्ड है वो आफ्टर मार्केट है एंड इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, उसकी वजह से वाइब्रेशन करती है।
तो ऑल दो आफ्टर मार्केट विंडशील्ड है तो इसमें 100% वाइब्रेशन डैम्पिंग तो नहीं हो सकती है, बट स्टिल जितनी भी होगी ट्राई करेंगे, जो वाइब्रेशंस हैं उनको जितना कम करा जा सके उतना बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो है विंगलेट है ये भी बहुत ही लूज़ फिट कर रखा है। इसको एक इस साइड से दूसरा इस साइड से अटैच करना होता है, फिर बीच में अटैच होता है। बट यहाँ पर क्या कर रखा है, दोनों साइड से ये ऐसे ही पड़ा है, खाली बीच में एक स्क्रू लगा करके इसको फिट कर रखा है। तो इसका जो फिटमेंट है वो भी सही से करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो मेजर सर्विसिंग है वो तो होने ही वाली है। उसके अलावा जो पीछे के ब्रेक पैड्स हैं वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। एंड बाकी मेरे को तो ठीक लग रहा है। हालांकि कॉर्नरिंग करते टाइम मेरे को पता चला कि इसका जो टायर प्रेशर है वो सही नहीं है, तो वो तो अपन जनरली वैसे भी करते हैं। एंड उसके अलावा इसका जो क्लच फ्री प्ले है वो भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नहीं है। एंड जब मैंने देखा कि चलो ठीक है इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे, तो एक सेकेंड, ये ऑलरेडी अपना जो मैक्सिमम है उसकी तरफ जाने को हो रखा है, विच मीन्स कि इसकी जो क्लच एडजस्टमेंट है वो भी हमें डेफिनेटली करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट हमें जो RH कवर है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये सारा काम है। उसके अलावा अपनी जो मेजर सर्विसिंग है वो होनी ही है। सेम गोज़ फॉर द रियर ब्रेक पैड्स है वो चेंज करना है। तो अभी इनफ ऑफ द टॉक, लेट्स गेट द वर्क स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अभी सबसे पहले मेजर सर्विसिंग के लिए जो जो फेयरिंग के पार्ट्स रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी को मैं रिमूव कर रहा हूँ। एंड इनको रिमूव करने के बाद में एक सेफ प्लेस पर रख देंगे, जिससे कि इन पर स्क्रैचेस वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। एंड उसके बाद बारी आती है जो इंजन ऑयल है उसको निकालने की। तो उसके लिए जो फिल कैप है सबसे पहले उसको रिमूव कर लेंगे, ताकि जो इंजन ऑयल ड्रेनेज है उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो सके। फिर बारी आएगी जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करने की। तो उसके लिए नीचे की साइड आपको एक 19 मिलीमीटर का बोल्ट मिलेगा जिसको आपको रिमूव करना है। तो एक बार मैं वो दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद में उसको लूज़ करते टाइम, बिकॉज दिखाना पॉसिबल नहीं होगा तो इसलिए डायरेक्ट इसको लूज़ कर लेंगे। तो ये वाला बोल्ट है जिसको हमें रिमूव करना है। तो अभी अपना जो ड्रेन पेन है उसको प्लेस करते हैं एंड जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन बोल्ट के साथ आपको 3 आइटम और मिलेंगे। एक ओरिंग है जो कि यहाँ पर लगती है, उसके बाद में एक स्ट्रेनर है एंड एक स्प्रिंग है। तो इनको आप मेक श्योर करें कि लगाने से पहले अच्छे से क्लीन कर लें। एंड अभी रिमूव करेंगे जो ऑयल फिल्टर है उसको। तो उसके लिए 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको रिमूव करना है। एंड उसके बाद में जो कैप है वो निकल आएगी। ऑयल को कलेक्ट करने के लिए जो ड्रेन पेन है उसको रीलोकेट कर लेना है। ये आ गया हमारा ऑयल फिल्टर। एंड ये जो कैप है इसमें ये एक ओरिंग लगी रहती है, तो मेक श्योर आप इसको भी केयरफुली निकाल लें। उसके बाद में किसी साफ़ कपड़े की हेल्प से जो ऑयल फिल्टर हाउसिंग है उसको अंदर से अच्छे से क्लीन करना है। एंड उसके बाद में लगाएंगे जो न्यू ऑयल फिल्टर है उसको। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है। इसमें एक साइड आपको जो होल दिखेगा वो बंद रहेगा एंड दूसरी साइड वाला जो होल है वो ओपन है। तो ये जो ओपन होल है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, क्लोज्ड होल है उसको अंदर की तरफ। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। एंड उसके बाद में जो कैप है उसको अच्छे से क्लीन करना है। एंड फिर बारी आती है फिट करने की। तो इसकी जो ओरिंग है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें, नए या फिर पुराने इंजन ऑयल की हेल्प से, नॉट ए बिग डील। अभी इसको एज इट इज़ इसके जो ये तीनों होल्स हैं उनको अलाइन करके वापस से फिट कर देंगे। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप इसकी जो क्लच एडजस्टमेंट है वो हमें करनी है, बिकॉज अब वो ऊपर से हो नहीं सकती है एडजस्ट, तो इसलिए RH कवर को खोल करके करनी पड़ेगी। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी जो क्लच एडजस्टमेंट है वो ऊपर से एडजस्ट हो जाती है या फिर सही है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करने लायक है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसको चेकआउट कर लेना आप। अभी के लिए जो क्लच एडजस्टमेंट है वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ एंड फिर अपना जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। एंड अभी नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो होगा हमारा जो मैग्नेट है उसको चेक करना। तो उसके लिए जो LH कवर है उसको खोलना पड़ता है।
अब ये मैं तब से करने लगा हूँ जब से मेरी R15 वर्जन 3 का मैग्नेट टूटा है। अब ये मैं हर बाइक पर क्यों कर रहा हूँ, ज़रूरी क्यों है, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो वो मैग्नेट वाली वीडियो आई बटन में आ रही होगी, आप उसको जा करके देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं हर मोटरसाइकिल का मैग्नेट मेजर सर्विस पर चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी जो LH कवर उसको रिमूव करते हैं एंड लेट्स सी कि मैग्नेट की कंडीशन कैसी है। ऑलराइट, सो हियर वी आर। ये रहा अपना मैग्नेट। इसमें हमें 1, 2 एंड 3 ये 3 जो रिवेट्स हैं इसकी, इनको विजुअली इंस्पेक्ट करना है। ये डैमेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। उसके बाद में अप एंड डाउन एंड साइड प्ले मैग्नेट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। दैट इज़ ए गुड साइन। अगर आप वाला मैग्नेट है उसमें थोड़ी बहुत भी प्ले है तो इमीडिएटली जो मैग्नेट है उसको रिप्लेस कर लीजिए, अदरवाइज़ वो काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज कर सकता है। तो अभी हमारे वाला मैग्नेट ओके है, तो हम LH कवर को वापस फिट करते हैं एंड उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा, उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। एंड अभी यहाँ पर काम तो कर ही रहे हैं, तो जो कूलेंट रेजरवॉयर है उसका जो कूलेंट लेवल है वो भी चेक कर लेते हैं। तो रेजरवॉयर अभी बाइक मैन स्टैंड पर है एंड ये लोएस्ट पोजीशन ये है, हाईएस्ट पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच में रखना चाहिए। तो वैसे तो ये बीच में ही है बट थोड़ा लो की साइड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कूलेंट है वो हम टॉपअप कर देंगे एंड इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक लेकर के आएंगे। बिल्कुल कुछ इस तरीके से। बट सिर्फ रेजरवॉयर को चेक करने से काम नहीं चलेगा। रेडिएटर में जो रेडिएटर की कैप है उसको निकाल करके लेवल को देखेंगे, अगर वो प्रॉपर है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर भी टॉपअप करना पड़ सकता है। सो देयर वी हैव इट, जो लेवल है वो एकदम प्रॉपर है। अब रही बात कि कूलेंट को मेजर सर्विस में चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यामाहा के हिसाब से हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स आपको जो कूलेंट है उसको चेंज करना चाहिए। बट ये बाइक सिर्फ 1 साल एंड 4 या 5 महीने पुरानी है, तो अभी यामाहा के हिसाब से ही 6 महीने से ज़्यादा बचे हुए हैं। प्लस में इस कूलेंट की कंडीशन आप साफ साफ देख सकते हैं, एकदम फ्रेश पड़ा है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में कूलेंट ऑलरेडी चेंज हो चुका है ड्यू टू सम रीजंस। अब वो समझदार लोग समझ गए होंगे। खैर एनीवेज, कूलेंट प्रॉपर है। तो अभी हम फाइनली जो इतनी देर से ड्रेन बोल्ट बेचारा बाहर पड़ा है उसको लगा करके इंजन में इंजन ऑयल डाल सकते हैं। तो जो कैप है उसको वापस लगाते हैं एंड वैसे जो कैप है उसको भी आप एक बार चेक कर लें। बाकी नई बाइक्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, जब मोटरसाइकिल 4-5 साल पुरानी हो जाती है उसके बाद जो ये रबर है ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, नीचे वाला एंड ऊपर वाला, तो उनको अच्छे से देख लें। तो अभी ये अपना सही है, तो जो कैप है उसको फिट कर देते हैं एंड फाइनली अपना जो इंजन ऑयल वाला काम है वो फिनिश करते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रेन बोल्ट एंड इसके सारे पार्ट्स, इन सभी की क्लीनिंग करी जा चुकी है। तो अब इनको फिट करना है। फिट करते टाइम ये जो ओरिंग है मेक श्योर उसको आप लुब्रिकेट करें, पुराना या नया इंजन ऑयल जो भी हो। एंड इनकी जो फिटिंग है वो कुछ इस तरीके से होगी। ओरिंग फिट करने के बाद में स्प्रिंग एंड उसके बाद में जो स्ट्रेनर है वो कुछ इस तरीके से लगता है एंड ये एज इट इज़ वहाँ पर जा कर के हम टाइट कर देंगे। इंजन ऑयल इसमें डलता है 1 लीटर 10W40। मैं यूज़ कर रहा हूँ मोतुल का 7100 10W40। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। वैसे जो 7100 वाला जो लाइनअप है मोतुल का, उसका जो इंजन ऑयल है उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बड़ी कमाल की है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एक अलग ही मीठी मीठी रोज़ टाइप स्मेल है एंड आई जस्ट लव इट। अभी निकालेंगे हमारा जो स्पार्क प्लग है उसको। तो उसके लिए सबसे पहले जो कैप है उसको निकालना है, जस्ट लाइक दैट। इसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें, जो वायर है वो सही कंडीशन में होना चाहिए एंड जो कैप है वो भी डैमेज वगैरह ना हो, ये जो इसकी रबर है ये क्रैक वगैरह नहीं हो रखी हो। एंड अभी जो स्पार्क प्लग है उसको निकाल लेते हैं। ऑलराइट, सो ये रहा अपना स्पार्क प्लग एंड एज यू कैन सी इसकी जो टिप है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। टिप, ये जो ब्लैक वाला सेक्शन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इतनी छोटी नहीं आती है। साइड से आप देखेंगे तो आपको इसमें स्लोप भी दिख जाएगा एंड मैंने जो बोला था वो सही था। इस मोटरसाइकिल को ये 33,000 चली हुई है एंड इसका जो स्पार्क प्लग है वो अभी तक एक बार भी चेंज नहीं करा गया है। तो ये पुराना वाला स्पार्क प्लग है, इसको निकाल लिया है।
अभी नया फिट करते हैं एंड वी विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट जो पार्ट है वो होने वाला है हमारा एयर फिल्टर। तो सबसे पहले जो एयर बॉक्स का कवर है उसके जो 4 स्क्रूज़ हैं उनको निकालते हैं एंड फिर हमारा जो एयर फिल्टर है उसकी कंडीशन चेक करते हैं। वैसे यामाहा के अकॉर्डिंग आपको एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करना है, डायरेक्टली आप उसको एवरी 17,000 किलोमीटर्स पर रिप्लेस करिए। बट मेरे ख्याल से जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके हिसाब से 17,000 किलोमीटर्स का जो रिप्लेसमेंट इंटरवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो या तो आप हर सेकंड या थर्ड सर्विस पर जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन कराइए, या फिर हर 10 से 12,000 या फिर 9,000 किलोमीटर्स पर जो आप सर्विसिंग कराएंगे एवरी थर्ड सर्विस, उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो देयर वी हैव इट। निकालता हूँ इसको एंड इसके आप कंडीशन देखो। इस मोटरसाइकिल में कोल्ड स्टार्ट में इशू आ रहा था एंड क्रैंकिंग के टाइम पर हर टाइम ही, मतलब डिस्पाइट ऑफ द टेम्परेचर, इसकी जो क्रैंकिंग है वो काफ़ी लेट हो रही थी। मतलब इसको स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एंड ऐसे लग रहा था कि बाइक है उसको अच्छे से सांस नहीं आ रहा है। एंड क्यों लग रहा था वो अच्छे से आप देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट जो कि इस एयर फिल्टर में कलेक्ट हो रखी है दैट इज़ इनसेन। तो इसको फेंकते हैं एंड नया जो एयर फिल्टर है उसको डालते हैं। बट उससे पहले जो हमारा एयर बॉक्स है उसको हम अंदर की साइड से क्लीन कर लेंगे एंड फिर हमारा जो एयर फिल्टर है वो लगाएंगे। एयर फिल्टर इसमें मैं BS4 वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि BS6 का जो एयर फिल्टर है वो विस्कस एयर फिल्टर आता है। मतलब जो पेपर एलिमेंट है उसके ऊपर ये लोग एक ऑयल की हल्की फिल्म लगा करके देते हैं और ये बोलते हैं कि उस फिल्म से जो मिट्टी है वो एयर फिल्टर ज़्यादा पकड़ेगा एंड इंजन में फ्रेश एयर जाएगी। बात सही है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है एयर फिल्टर की हमारी साइड में, क्योंकि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा डर्टी है, तो जो लाइफ है वो ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो जाती है। जहाँ पर ये एयर फिल्टर ईजिली 8-9-10 हज़ार किलोमीटर चलेगा, हर 3,000 किलोमीटर पर हम इसको साफ़ करेंगे। वैसे बता देता हूँ, विस्कस एयर फिल्टर को आप क्लीन नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल जो पेपर एलिमेंट फिल्टर आता है उसी को आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं लगा हुआ आता है पेपर पे। इसमें आपको पेपर पर ऑयल मिलने वाला है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी आप क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो हर 3 से 5,000 किलोमीटर पर ये ऐसा दिखने लग जाएगा, फिर आपको मजबूरी में इसको चेंज करना पड़ेगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। उससे बेटर है, मेरी प्रेफरेंस है, मैं तो BS4 वाला यूज़ करने वाला हूँ। हालांकि मैं किसको ये नहीं बोल रहा कि BS4 वाला बेटर है, BS6 वाला ख़राब है। देखो, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हो। मुझे वो ज़्यादा सही लगता है मेंटेनेंस वाइज एंड कॉस्ट वाइज। ये मुझे थोड़ा महंगा लगा एंड मुझे यही लगता है कि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिवाय कंपनी को पैसा बनाना है तो उसके लिए वो ऐसे पार्ट्स आजकल लाने लगे हैं जो कि जल्दी ख़राब हों, ताकि आप उनको जल्दी चेंज कराएं, ताकि उनका जो धंधा है वो और अच्छे से चले। बट मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती है, एटलीस्ट एयर फिल्टर के लिए तो नहीं, तो इसलिए मैं BS4 वाला यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो BS6 वाला यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स में इस टॉपिक पर लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप जो थ्रोटल बॉडी है उसकी क्लीनिंग करनी है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल में हमें जो एयरबॉक्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड फिर जो थ्रोटल बॉडी है वो निकल पाएगी। फाइनली दिस इज़ आउट एंड इसकी ओवरऑल कंडीशन आप देख ही सकते हैं। ये कार्बन डिपॉजिट है, इस साइड इतना नहीं है क्योंकि इस साइड से सारा जो फ्लो है वो होता है, बट इस साइड की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है बिकॉज़ कुछ इस तरीके से ओपन होता है। एनीवेज़, इसकी क्लीनिंग तो करनी है। अभी इसका एक पार्ट और वहाँ पर फंसा हुआ है जिसमें इंजेक्टर लगता है, तो उसको भी मैं निकालता हूँ। अब दिखाना बहुत मुश्किल है तो उसको निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद में इनकी जो क्लीनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। थ्रोटल बॉडी में से जो आइडल कंट्रोल वाल्व है उसको मैंने निकाल लिया है बिकॉज़ यहाँ पर भी कार्बन बिल्डअप होता है। TPS में कार्बन बिल्डअप होता नहीं है, तो इसलिए उसको मैं क्लीन कर नहीं रहा हूँ। थ्रोटल बॉडी के साथ ही बाकी के जो चीज़ें हैं वो लगी रहने दे रहा हूँ एंड इनकी क्लीनिंग करूँगा।
इसकी क्लीनिंग सेपरेटली करनी है। रबर की जितने भी ओरिंग्स हैं, चाहे इंजेक्टर की हो, चाहे थ्रोटल बॉडी की हो, चाहे आईसीवी की हो, वो मैं क्लीन नहीं करने वाला हूँ। मतलब डीजल या पेट्रोल से इनको नहीं साफ़ करना है, खाली हल्का सा कपड़ा लगाएंगे एंड वी विल बी गुड टू गो। बाकी जो गैस्केट्स वगैरह हैं उनको निकालना है। अब ये वाला जो पार्ट है इसकी आप हालत देख लो क्या हो रखी है। तो इसमें यहाँ पर इंजेक्टर लगता है। अब इंजेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इंजेक्टर के जो डॉट्स हैं, अब ये फोकस नहीं करेगा इतना बारीक मेरे ख्याल से। ओके, सो फाइनली फोकस करा है। तो इंजेक्टर के जो डॉट्स हैं वो क्लॉग्ड नहीं है बिल्कुल भी। इट इज़ जस्ट कि इंजेक्टर की जो बाहर की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। तो इसको काफ़ी केयरफुली मैं क्लीन करने वाला हूँ। हालांकि इन सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब थ्रोटल बॉडी कैसे क्लीन करते हैं, ओवरऑल इंजेक्टर की क्लीनिंग कैसे होती है, इनको बाइक में से निकालते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल में कुछ दिन के बाद ट्यूटोरियल गाइड आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास भी V3 है, तो मेजर सर्विसिंग कैसे होती है वो मैं इस बाइक के थ्रू दिखा रहा हूँ। एंड इस सर्विसिंग में मैं जो जो काम कर रहा हूँ उन सभी कामों की सेपरेट वीडियोस आएंगी डिटेल में, ताकि जो DIYers हैं या फिर जो नए मैकेनिक्स हैं जो कि सीख रहे हैं उन सब को सीखने को मिले। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ। डिटेल में ये सारी चीज़ें कैसे करनी होती हैं वो आगे आगे आती जाएंगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड इस बात पर इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो अभी इन सब की मैं क्लीनिंग करता हूँ एंड उनके बाद में इनकी जो आफ्टर कंडीशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑल राइट, सो डन विद द क्लीनिंग एंड पार्ट्स की जो कंडीशन है वो अब आप देखिए क्लीनिंग के बाद में कैसे दिख रहे हैं। तो सारे जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। इंजेक्टर की काफ़ी ध्यान से जो क्लीनिंग है वो मैंने कर ली है एंड अभी इन सारे पार्ट्स को असेंबल करना है। तो एज़ आई सेड कि जो डिटेल वीडियो आएगी उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए वहाँ पर रिकॉर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैं ये सारी चीज़ें असेंबल करके एंड अपनी जो मोटरसाइकिल है उसमें फ़िट कर देता हूँ एंड उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो असेंबली वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होने वाला है हमारा जो फ्यूल टैंक है एंड जो फ्यूल पंप है इसके अंदर, उसकी क्लीनिंग। तो उसके लिए फ्यूल टैंक में से जो फ्यूल पंप है सबसे पहले उसको निकाल करके देखेंगे कि ओवरऑल जो कंडीशन है वो कैसी है। एंड ये रहा हमारा फ्यूल पंप जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू डोंट नीड इट देन यू डोंट डू इट। एंड सेम जो स्टोरी है वो हमारे फ्यूल टैंक की है। फ्यूल टैंक भी अच्छा खासा क्लीन है, तो अननेसेसरी किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहीं पर फ्यूल पंप डर्टी होता, फ्यूल टैंक डर्टी होता तो डेफिनेटली उनकी क्लीनिंग करते, बट अभी बिकॉज ये एकदम क्लीन पड़े हैं तो इसलिए फ्यूल पंप को वापस से मैं फिट करूँगा। एंड उसके बाद में जो फ्यूल टैंक है उसको मोटरसाइकिल में लगा करके इसको स्टार्ट करके देखते हैं एंड लेट्स सी कि जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वाला इशू था वो फिक्स हुआ क्या। एंड ओवरऑल जनरली हमने जो सारा काम करा है उसका जो इफेक्ट पड़ा है मोटरसाइकिल पर वो भी चेक करना ही है। सो लेट्स जस्ट डू दैट। ऑलराइट, सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बारी आती है इसको स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले जो फ्यूल पंप है उसको प्राइम करेंगे बिकॉज फ्यूल पंप को हमने रिमूव करा था एंड वैसे भी फ्यूल लाइन वगैरह भी रिमूव करी थी। तो उसके लिए इग्निशन को 2-3 बार ऑन एंड ऑफ करना है एंड वी विल बी गुड टू गो, एटलीस्ट आई होप सो। सेकेंड टाइम, ये हो गया थर्ड टाइम। अभी क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करते ही मैं बाइक को बंद करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा इंजन में सर्कुलेट हो जाए स्टार्ट करने से पहले। हालांकि वो ज़रूरी नहीं है बट मुझे वैसे ही पसंद है तो मैं वैसे ही करता हूँ। जैसे ही इंजन स्टार्ट होने को होगा मैं किल स्विच लगा दूंगा तो इंजन बंद हो जाएगा। तो एक बार इंजन ऑयल सर्कुलेट हो जाए उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करके छोड़ दूंगा एंड आप लोग देख लेना कि कैसे क्या साउंड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें किक नहीं है, अदरवाइज ये सब नहीं करना पड़ता। करने को मैं इसका स्पार्क प्लग का जो कैप है वो भी रिमूव कर सकता हूँ, बट छोड़ो, ऐसे ही ठीक है। एंड वी आर गुड टू गो। अभी इसको स्टार्ट करके छोड़ता हूँ एंड लेट्स सी कि कोई मैल फंक्शन लाइट वगैरह आती है या इंजन मिसबिहेव करता है, वो सारी चीज़ें। ओके, तो स्टार्ट होते ही इसके जो आरपीएम है वो लगभग 2000 के समथिंग जा रहे हैं, विच मीन्स कि इसका जो आइडल कंट्रोल वाल्व है जो कि थ्रोटल बॉडी में से हमने अलग करके क्लीन करा था वो प्रॉपरली काम कर रहा है।
उसके अलावा सारी चीज़ें सही हैं, अदरवाइज़ बाइक स्टार्ट नहीं होती। सो अभी तक का जो हमारा जो काम है वो बिल्कुल सही हुआ है। अब बारी आती है जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी, विच इज़ गोइंग टू बी ब्रेक पैड्स। तो सबसे पहले जो हमारे फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स हैं उनको चेक करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो रिप्लेस करेंगे। अब देखने को आप इनको लगे हुए भी देख सकते हैं, बट वो कैमरा में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये 2 12 मिलीमीटर्स के बोर्ड्स हैं, इनको रिमूव करके जो फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं। सो हियर वी गो, हमारे जो फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं उनमें अभी अच्छी खासी जो लाइफ है वो बची हुई है, तो इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आप इनको रिमूव करके क्लीन कर सकते हैं, मतलब सैंड पेपर से घिस सकते हैं, बट बिकॉज इस केस में किसी भी टाइप की स्क्वीकी साउंड या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इस मोटरसाइकिल से, तो ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पर जो गाइड पिन होती है कैलिपर की, एक यहाँ पर होती है, एक ये वाली है, इनको आप मूव करके चेक कर लें कि ये प्रॉपरली मूव कर रही हैं क्या। अगर ये जैम हो गई हैं तो इनमें आपको दोनों को निकाल करके सिलिकॉन ग्रीस लगाना है। तो इनको मैं चेक करता हूँ एंड इसको फिट करते हैं एंड फिर चलेंगे पीछे वाले ब्रेक की तरफ। एंड पीछे वाले जो ब्रेक पैड्स हैं उनको आप ऐसे ही देख सकते हैं, कुछ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनको देख करके साफ पता चल रहा है कि इनको चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप जो ब्रेक ऑयल है उसका जो मेजरमेंट है वो हमें चेक करना है, प्लस में उसकी ओवरऑल कंडीशन क्या है वो हमें चेक करनी है। वैसे जनरली अकॉर्डिंग टू यामाहा अगेन आपको हर 2 साल में जो ब्रेक फ्लूइड है उसको रिप्लेस करना चाहिए, बट इस बाइक को अभी 2 साल हुए नहीं हैं। सो लेट्स सी कि इसकी जो ब्रेक फ्लूइड की कंडीशन है वो कैसे निकलती है। एंड हियर वी आर, जो ब्रेक फ्लूइड है वो बिल्कुल काला हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें इंजन ऑयल डाल रखा हो, बट ऐसा नहीं है, ये कंटेमिनेशन की वजह से हुआ है। अब इतना जल्दी ये क्यों हुआ है उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, बट व्हाट आई नो इसकी ये ब्रेक फ्लूइड तो नहीं चलने वाला है, तो इसका करेंगे ब्रेक फ्लश। तो वो मैं करता हूँ एंड उसके बाद में अपना जो आगे वाला ब्रेक है उसकी तरफ चलते हैं। ऑल राइट, सो एक 1.5 साल पुरानी बाइक से ये ब्रेक फ्लूइड निकला है एंड अभी जो ब्रेक ऑयल है उसकी कंडीशन ऐसी है। तो ब्रेक ऑयल ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा। तो पीछे वाला हो गया, अभी इसकी कैप वगैरह लगानी है तो वो मैं लगाता हूँ एंड आगे वाला जो मास्टर सिलेंडर है उसको ओपन करते हैं। इस ब्रेक फ्लूइड के कलर को देख के कौन बोलेगा कि ये बाइक 1.5 साल पुरानी है। हो क्या रहा है इस मोटरसाइकिल के साथ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। खैर एनीवेज, ये भी ब्रेक फ्लशिंग करनी पड़ेगी तो वो जल्दी से करते हैं एंड उसके बाद में जो ब्रेक लीवर है उसको रिप्लेस करेंगे।
एंड अभी यहाँ पर काम कर तो रहे हैं, तो इसलिए जो ब्रेक लीवर है उसको भी रिप्लेस कर ही देते हैं। और साथ ही साथ जो क्लच लीवर है उसको भी रिप्लेस कर ही देते हैं। उसके बाद में करेंगे जो चैन टाइटनिंग की प्रोसेस है उसको। तो चैन टाइट करते टाइम आपको मेक श्योर ये करना होता है कि आप जो चैन स्लैक है उसको अलग अलग पॉइंट्स पर चेक करें, बिकॉज चैन जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके जो लिंक है वो अनइवन हो जाते हैं। प्लस में स्विंग आर्म में दोनों साइड जो मार्किंग्स बनी रहती हैं, आप मेक श्योर करें कि दोनों साइड का जो अलाइनमेंट है वो आप प्रॉपर रखें, जो कि ओवरऑल आपकी मोटरसाइकिल की हैंडलिंग के लिए प्लस में जो लॉन्जेविटी है पार्ट्स की उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड अभी बारी आती है हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला इशू था उसको रेक्टिफाई करने की। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पर बना रखी है, जो कि अभी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को चेकआउट करके आप जान सकते हैं कि जो खट खट नॉइज़ आती है हैंडल में से उसको कैसे फिक्स करें, कॉन्सेप्ट को एडजस्ट कैसे करें, एंड थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स और हैं। एंड अब फिक्स करेंगे अपनी जो ABS वाली प्रॉब्लम है उसको। तो उसके लिए वैसे तो मैं स्कैनिंग करने वाला था, बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसकी जो ABS रिंग है वो बेंड हो रखी है। तो अभी पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं, बट मैं टायर को रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। एंड जो ABS का सेंसर है, व्हील स्पीड सेंसर, एंड जो रिंग है उसके बीच का गैप देखना आप लोग, कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो बेंड है वो है। तो इसको फिक्स करने के लिए फिर से जो पीछे वाला व्हील है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो पीछे वाला व्हील उसको रिमूव करते हैं, ABS रिंग को सीधा करते हैं, वापस फिट करते हैं, एंड फिर टेस्ट राइड में देखेंगे कि प्रॉब्लम वो फिक्स हुई या नहीं। अगर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज स्कैनिंग कर लेंगे। ऑलराइट, सो इसका जो बेंड है वो फिक्स कर दिया है, एंड अभी देखते हैं। सो पहले के कंपैरिजन में ए लॉट बेटर नाउ, एंड टेस्ट साइड में पता चल ही जाएगा कि यही थी क्या प्रॉब्लम, और थी तो फिक्स हो गई क्या। तो अभी काम ऑलमोस्ट अपना पूरा होने को आ गया है। अभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बची हुई हैं जिनके बारे में भी बिल्कुल बात करी जाएगी, बट यहाँ पर दो चीज़ें जो कि मैं ठीक नहीं कर पाया क्योंकि पार्ट्स नहीं मिले, वो हैं ये। एक तो जो इसका लीवर है गियर पेडल, उसमें हद से ज़्यादा प्ले आ रखी है। एक प्ले तो यहाँ से आ रखी है, तो ये जो सेक्शन है ये चेंज करना पड़े। सेकंड जो प्ले है वो यहाँ से आ रखी है, ये जो प्ले है, आई होप आपको दिख रही होगी। तो उसके लिए ये जो छोटे वाला सेक्शन आता है जिस पर ये फुटरेस्ट लगा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द प्ले है वो चली जाती है क्योंकि ये इतना जल्दी नहीं घिसता है, ये ज़्यादा घिसता है। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आया, बिकॉज दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके अलावा जो फुटरेस्ट है वो बार बार जो पैर का मूवमेंट है उसकी वजह से घिस गया है, एंड ये हद से ज़्यादा घिस चुका है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये दो चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं थी स्टॉक में जो पार्ट सेलर है उसके पास, तो उसके लिए इनका ऑर्डर अभी डाला है। जैसे ही आ जाएंगी तो चेंज कर दी जाएंगी। एंड अभी लगाते हैं इसकी फेयरिंग को। सो 1 2 3। ऑल राइट गाइज, सो अपनी जो मोटरसाइकिल है वो ऑलमोस्ट रेडी होने को हो रखी है। अभी इसमें छोटी छोटी चीज़ें कुछ बची हुई हैं जो कि करनी है, जिनके बारे में अभी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले इसका जो विंगलेट है उसको दोनों साइड से प्रॉपर्ली फिक्स कर दिया है, तो अब ये रैटल नहीं करेगा। सेम गोज फॉर द विंडशील्ड वाइब्रेशंस, उनको भी कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश करी है। अब बात करी जाए इस मेजर सर्विस में एक मेजर काम जो करना था वो नहीं करा गया है उसकी, वो है वाल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट। तो BS4 नॉन ABS जो R15 वर्जन 3 आती थी उसमें जैसे तैसे मैनेज हो जाता था, सिलेंडर हेड का जो कवर है उसको निकाल करके वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करना। पर जब से ABS आया है तब से जो वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट है वो बहुत 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 मुश्किल हो गई है।
और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इंजन को चैसी में लगे हुए वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने में, क्योंकि जो ABS की यूनिट है वो बीच में आती है, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। और वाल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि इंजन के लिए बहुत क्रूशियल मेंटेनेंस है, जिसको अगर सही तरीके से नहीं करा जाए तो इंजन की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए इसका जो इंजन है वो बाइक से उतरना बनता है। अब आप लोग टेंशन मत लो, इस बाइक के साथ मैंने ऐसा नहीं करा, उसका रीज़न बताता हूँ, बट ट्यूटोरियल वीडियो डिटेल में ABS वाली बाइक में इंजन को नीचे उतार करके जो वाल्व क्लियरेंस है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बात करी जाए इस बाइक में क्यों नहीं करा, तो सीधी बात है यार, इंजन को जब नीचे उतारते हैं तो टाइम चाहिए। अब इस मोटरसाइकिल के साथ मुझे इतना ही टाइम मिला कि मैं यही सारी चीज़ें कर पाया। शाम को इसकी डिलीवरी करनी है, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2-3 बज रखे हैं, तो इसलिए वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और इसमें हल्की नॉइज़ है वाल्व क्लियरेंस की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो थोड़े दिन बाद जैसे ही इसके ओनर के पास टाइम होगा तो इसकी जो वाल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट है वो मैं कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं कि कौन कौन से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने करी हैं, जो कि आप लोगों को भी करनी है एज ए पार्ट ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले जो व्हील बैरिंग्स हैं आगे एंड पीछे वाले, उनको आपको अच्छे से चेक करना है। साइड प्ले अगर आप चेक कर सकें तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज एटलीस्ट जो व्हील है उसको रोटेट करके देखिए। अगर उसमें आपको कोई ड्रैग फील हो रहा है या उसमें अनइवननेस आ रही है, आवाज़ आ रही है बैरिंग की, तो आपको जो बैरिंग है वो रिप्लेस करना है। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है जो व्हील बैरिंग्स हैं उनको चेक करने में, तो आप जो टायर्स हैं उनको निकाल करके भी जो व्हील बैरिंग्स हैं उनको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ हो गई। उसके बाद में इसकी हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, स्पीडोमीटर के सारे फंक्शंस, हॉर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करना है। कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको फिक्स करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टायर प्रेशर है वो आपको प्रॉपरली इसमें सेट करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ। उसके बाद में बात करी जाए लुब्रिकेशन की, तो इसके जो फुटरेस्ट हैं, चारों फुटरेस्ट, ब्रेक का पेडल हो गया, गियर का पेडल हो गया, उन सभी को लुब्रिकेट करना है। उसके लिए मैं WD-40 यूज़ करता हूँ। साइड स्टैंड भी आ गया उसमें, एंड क्लच एंड जो ब्रेक लीवर है तो उसमें ब्रेक लीवर पर सिलिकॉन ग्रीस लगता है, एंड क्लच लीवर में अंदर की साइड जो लिथियम सोप ग्रीस होता है वो लगता है। एंड वैसे आप WD-40 मारेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इनको मैंने पहले ही लुब्रिकेट कर लिया था क्योंकि लीवर्स चेंज करे थे। उसके बाद में जो कंट्रोल स्विचेस हैं, जो RH कंट्रोल स्विच है, LH कंट्रोल स्विच है, उनको भी सबको अच्छे से WD-40 से क्लीन करना है, बिकॉज इनमें अंदर कोरोजन आ जाता है कई बार। तो इसका जो सेल्फ का बटन है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसलिए सभी को अच्छे से WD-40 से क्लीन कर दिया, लुब्रिकेट हो गए, एंड वी आर गुड टू गो। उसके अलावा जो बैटरी है वो अगर प्रॉब्लम कर रही है तो वो देखनी है। इस मोटरसाइकिल की बैटरी कुछ दिनों में जाने वाली है, तो वो मैं कस्टमर को अपडेट कर दूंगा। 6 महीने से ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये बैटरी चलने वाली है, क्योंकि एक तो ये 33,000 चली हुई है, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकिंग ऑलरेडी इस बैटरी की हो चुकी है। एंड वैसे भी आजकल मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में जो मैन्युफैक्चरर बैटरी लगा करके देता है वो इसी टाइप की होती है कि वो 18 महीने या 2 साल जो भी उसका वारंटी पीरियड होता है उसी तक चले, उसके बाद में वो चली जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इसके फास्टनर्स हैं, मतलब जितने भी नट्स एंड बोल्ट्स हैं जो कि चांसेस हैं कि लूज़ हो सकते हैं, उन सभी को चेक करना है, तो वो मैं कर चुका हूँ। मेरी तरफ से जो मोटरसाइकिल है वो रेडी है। अभी सिर्फ 2 काम बचे हुए हैं। पहला, इसकी जो वॉशिंग है वो करनी है। वॉशिंग करते टाइम सिर्फ एक प्रिकॉशन रखनी है, वो ये कि चैन लूब हमने पहले कर दिया है तो उसके ऊपर पानी नहीं लगाना है। उसके अलावा बिकॉज ग्रीस के हाथ भी लगे हैं, एंड ओवरऑल जो क्लीनिंग लुब्रिकेंट एंड जो लुब्रिकेशन हमने करा है उसके भी हर जगह ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, तो जो बाइक की शाइन है एंड जो ओवरऑल फील है वो अच्छी करने के लिए इसको अच्छे से वॉश करने वाला हूँ मैं। तो वॉशिंग मैं शुरू में दिखा चुका हूँ, वैसी ही बाद में होने वाली है। सो आई थिंक उसको शोकेस करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं वो करता हूँ। एंड उसके बाद में चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पर, एंड लेट्स सी कि ये मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद, मेजर सर्विसिंग के बाद कैसा बिहेव कर रही है। साथ ही साथ जो ABS वाली प्रॉब्लम है वो भी देखनी है, अगर आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। 1 2 चलो, ओके, ऑलराइट, सो हियर वी आर। टेस्ट करते हैं बाइक को, एंड द फर्स्ट थिंग जो कि नोटिस करने वाली है वो है कि ABS लाइट नहीं आ रही है, एंड ABS भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। मैन ओ मैन, ओके, ये कॉर्नर देखते हैं, ठीक है, नॉट बैड।
ये वाला जो कॉर्नर था इसमें थोड़ी स्किडिंग फील हुई थी मेरे को लास्ट टाइम। लेट्स सी। अब यहाँ पर कंकर पत्थर हैं तो बाइक तो स्किड कर रही है, बट वो जो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था एंड कॉन्सेट में भी प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं हो रहा था। बट नाउ इट्स ऑल गुड। तो सर्विस सक्सेसफुल रही अपनी। दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये जो कंटेंट है ये पसंद आया होगा। अगर ऐसा है देन डू गिव दिस वीडियो ए थम्स अप, काफ़ी हेल्प होती है उससे। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल।